साल था 1911। दिल्ली में ब्रिटिश किंग जॉर्ज द फिफ्थ के राज्याभिषेक के मौके पर दरबार सजाया गया था। फिर ब्रिटिश सम्राट और उनकी पत्नी रानी मैरी लाल किले से इस दरबार में शामिल होने के लिए निकलते हैं। लगभग हर राजकुमार, राजा और जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे वो सब इस दरबार में शामिल हुए और किंग जॉर्ज को राजा बनने की बधाई दे रहे थे। माहौल उत्सव का था और हर ओर नगाड़े बज रहे थे। ठीक इसी वक्त लाल किले के पास जब शोर मच रहा था तब एक भिखारी अपने खराब पैर के साथ खुद को घसीटता हुआ शाहजहानाबाद की सड़कों पर भीख मांग रहा था। इस भिखारी का नाम था बहादुर शाह जफर। लेकिन भला एक बादशाह के नाम का भिखारी दिल्ली की सड़कों पर कर क्या रहा था? कौन था ये भिखारी और 1857 के विद्रोह के बाद मुगल बादशाहों के परिवारों का क्या हुआ? इसका मुगल बादशाह के साथ क्या संबंध है? आज आपको पता चलेगा कि 1857 के विद्रोह के बाद मुगल परिवारों का क्या हुआ, उन्होंने कैसे अपना गुजारा किया और क्या आज भी मुगल खानदान का कोई वारिस है जो कि जिंदा है। इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 1857 में भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य का लंबा दौर खत्म होता है जब 21 सितंबर के दिन आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया और इस तरह से दिल्ली पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का। हालांकि बहादुर शाह जफर के बेटों ने सरेंडर नहीं किया था। एक दिन बाद यानी 22 सितंबर को एक लंबी बहस के बाद बादशाह के 3 शहजादों ने सरेंडर किया। ये लोग थे विद्रोही सेना के प्रमुख मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज्र सुल्तान और मिर्जा मुगल के बेटे मिर्जा अबू बकर। ये सभी के सभी दिल्ली में ही छिपे हुए थे। फिर इन शहजादों को पकड़ लिया गया और अंग्रेजों ने इन तीनों को गोली से उड़ा दिया। यही नहीं, क्रूरता का आलम यह था कि अंग्रेजों ने चांदनी चौक के चौराहे पर इनकी बॉडीज को बिना कपड़ों के रख दिया। 4 दिनों तक ये शव यहां पर रखे रहे। इसके 4 दिन बाद यानी 27 सितंबर के दिन बाकी के शहजादों को पकड़ने के लिए अंग्रेज इकट्ठा हुए। इस दिन 3 और शहजादे पकड़े गए, मिर्जा बख्तावर शाह, मिर्जा मेंदू और मिर्जा जवान बख्त। इन तीनों को भी मार दिया गया बेरहमी से। यह सब हो रहा था 1857 के गदर से उपजे गुस्से के कारण। अंग्रेज किसी को भी माफ करने के इरादे से काम कर ही नहीं रहे थे। हालांकि फिर भी अंग्रेज मुगलों का खात्मा पूरी तरह से या समूल नाश उनका नहीं कर पाए थे। जिस वक्त बहादुर शाह जफर के बेटों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था, उसी वक्त उनके 2 बेटे मिर्जा अब्दुल्लाह और मिर्जा ख्वैश अंग्रेजों के चंगुल से भाग निकलने में कामयाब हो गए। एक सिख रिसालदार ने उन्हें हुमायूं के मकबरे से भागने में मदद की, जहां उन्हें कैद में रखा गया था। इसमें से मिर्जा ख्वैश फकीर के भेष में उदयपुर पहुंचने में कामयाब हुए, जहां के महाराजा ने उन्हें संरक्षण दिया और सिर्फ 2 रुपए रोज की सैलरी पर यानी महीने के 60 रुपए पर अपने यहाँ रख लिया। वहीं दूसरी तरफ मिर्जा अब्दुल्लाह ने गरीबी में अपनी पूरी जिंदगी टोंक रियासत में बिताई। बहादुर शाह के बाकी बेटों और रिश्तेदारों का या तो उन्हें फांसी दे दी गई या काला पानी में लंबी सजा काटने के लिए उन्हें भेज दिया गया। ख्वाजा हसन निजामी 20वीं सदी के महान निबंधकार हुए। उनकी बदौलत हम मुगलों के 1857 के बाद के इतिहास के बारे में इतनी डिटेल में आज जानते हैं। उन्होंने मुगल परिवार पर 20 से भी ज़्यादा किताबें लिखी। इन्हीं किताबों में वो बताते हैं कि जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था तब उसी वक्त बहादुर शाह जफर की एक बेटी कुसलुम जमानी बेगम रातों रात अपने पति मिर्जा जियाउद्दीन और अपने बच्चों को लेकर लाल किले से निकल गई। जान बचाकर भागने वाली कुलसुम जमानी किसी तरह से पहुंचती हैं हैदराबाद, जहां पर निजाम का राज हुआ करता था। हैदराबाद में जमानी चोरी छिपे रह रही थी। इनके पति ने कुरान पढ़ाकर किसी तरह से गुजर बसर की। फिर हैदराबाद में जब अंग्रेजों का इम्पैक्ट बढ़ने लगा तो इन लोगों ने डर के साए में रहना शुरू कर दिया। ये अपने घरों से भी बाहर नहीं निकलते थे। इसी समय बहादुर शाह जफर के एक आध्यात्मिक गुरु काले मियाँ साहब चिश्ती के बेटे को जब ये पता चला तो उन्होंने कुछ पैसे देकर उन्हें हज यात्रा के लिए मक्का भेज दिया। फिर जब वो वापस आए तो ब्रिटिश सरकार ने उन पर दया दिखाई और महीने के 10 रुपए की मामूली पेंशन दी। इस तरह से बहादुर शाह जफर की बेटी बुरी हालत में जिंदगी बिताने को मजबूर हो गई। ठीक ऐसे ही हसन निजामी की एक और काफ़ी फेमस किताब है जिसका नाम है बेगमात के आंसू। इस किताब में उन्होंने बहादुर शाह जफर की पोती के साथ हुई बातचीत को लिखा है। इन पोती का नाम सुल्तान बानो था। ये मिर्जा ख्वैश की बेटी थी। वही मिर्जा ख्वैश जो अंग्रेजों के चंगुल से भाग निकले थे और उदयपुर जा पहुंचे थे।
बाद में अंग्रेजों ने सुल्तान बानो के बारे में जानकर उन्हें भी 5 रुपए महीने की पेंशन बांध दी, जिससे उनके परिवार का गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। ये सब सुनकर दोस्तों मुझे बहादुर शाह जफर का कहा हुआ एक सेंटेंस याद आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था, मेरे पूर्वजों ने बल और भय के दम पर हिंदुस्तान पर शासन किया, अब यही काम दूसरे करेंगे। उस समय तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि मुगल बादशाहों का इतना बुरा अंत होगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस भिखारी की कहानी आपको सुनाई थी, वो भी एक मुगल खानदान से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। वो खुद को बहादुर शाह जफर कहते थे। असल में उनका नाम था मिर्जा नासिर उल मुल्क। विद्रोह के तुरंत बाद वो भी अंग्रेजों से बचते हुए अपनी बहन के साथ शाहजहानाबाद में एक व्यापारी के घर में नौकरी कर रहे थे। ये बहादुर शाह जफर के पोते थे। बेगमात के आंसू किताब में इनका भी जिक्र है। हालांकि बाद में जब ब्रिटिश सरकार ने मुगल राजकुमारों और राजकुमारियों के लिए 5 रुपए हर महीने की पेंशन तय की, तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। अब हुआ ये कि जल्दी ही पेंशन खत्म हो गई और ये भी कर्ज में डूब गए। आगे चलकर नासिरुल मुल्क की हालत इतनी खराब हुई और उनका पैर खराब हो गया, तो दिल्ली में जो कुछ लोग थे जो उन्हें जानते थे, वो उनको भीख देने लगे, और इसीलिए क्योंकि वो जानते थे उनके झोले में कुछ सिक्के डाल देते थे। ठीक ऐसे ही बहादुर शाह जफर की बेटी कुरैशिया बेगम का बेटा भी शाहजहानाबाद की सड़कों पर भीख मांग रहा था। यहां तक कि बहादुर शाह जफर के पोते, जिनको साहिबे आलम मिर्जा कमर सुल्तान बहादुर के नाम से जाना जाता था, उन्हें भी अंग्रेजों की वजह से भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। सुल्तान बहादुर को अपनी मुगलिया शान इतनी प्यारी थी कि वो रात में ही भीख मांगते थे। उन्हें रास्ते में भीख मांगते हुए शर्म आती थी। इसकी वजह यह थी कि जब वो सड़कों पर घूमते थे तो मुगल सत्ता के साथ नाम जुड़ा होने की वजह से लोग उन्हें सलाम के लिए झुक जाया करते थे। अब लोग सलामी के लिए तो झुकते थे, लेकिन कमर सुल्तान के पास ऐसी कोई साख नहीं बची थी जिसकी वजह से ये सलामी उन्हें मजाक लगती थी। हसन निजामी ये भी बताते हैं कि मिर्जा कमर सुल्तान ने हमेशा ही भीख भी राजाओं की तरह ही मांगी। उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, बल्कि हमेशा चिल्लाते हुए वो सड़कों पर गुजरते थे, या अल्लाह मुझे इतना दे दो कि मैं अपने लिए सामान खरीद सकूं। इस तरह दोस्तों मुगल खानदान जो कभी आज के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ साथ अफगानिस्तान तक अपनी हुकूमत चलाता था, वो मुगल खानदान सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर था। दुनिया की सबसे अमीर मुगलिया सल्तनत पूरी तरह से बिखर चुकी थी 1857 के बाद। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुगल खानदान अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो भी आप गलत हैं। आज भी मुगल सत्ता की एक वारिस, या यूं कहें कि उनका एक वंशज जिंदा है। इनका नाम है सुल्ताना बेगम। 1857 के विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश शासन ने बहादुर शाह जफर को भारत से निर्वासित किया, तो उन्हें और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के साथ रंगून यानी म्यांमार जेल भेज दिया गया। 1862 में वहीं पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। उनके परिवार के लोगों को छोड़ दिया गया, जिसके बाद उनके परिवार ने देश के दूसरे हिस्सों में भटकते हुए आखिरकार बंगाल में जाकर शरण ली। अब बात करें सुल्ताना बेगम की, तो वो बहादुर शाह जफर के परपोते मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त की पत्नी है। उनकी संपत्तियों में मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त से उनकी शादी के अभिलेख शामिल हैं, जो भारत के अंतिम मुगल शासक के परपोते माने जाते हैं। इस बात को होम मिनिस्ट्री भी एक्सेप्ट करती है, क्योंकि साल 1980 तक उन्हें 400 रुपए महीने के हिसाब से पेंशन मिल रही थी, जो आज के टाइम पर बढ़कर 6000 रुपए हो गई है। सुल्ताना ने अपने कई इंटरव्यूज में बताया है कि पति की मृत्यु के बाद उन्होंने चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर की तरह काम किया और चाय की दुकान पर भी उन्हें काम करना पड़ा। आज के टाइम पर वो 70 से 71 साल की होने को हैं और कोलकाता में मौजूद झुग्गी झोपड़ी में अपनी एक जिंदगी बसर कर रही हैं। इन्होंने ही लाल किले पर अपना दावा करते हुए केस किया था कि लाल किले पर उनका हक है, क्योंकि वो मुगल सत्ता की वारिस है। हालांकि अब ये बात आई गई हो गई है। जो बात अभी बिल्कुल सत्य है वो ये है कि कभी देश के चरमोत्कर्ष पर रहने वाले मुगल 1857 के बाद दर दर भटकने को मजबूर थे। तो दोस्तों ये थी कहानी मुगल जो 1857 के बाद बर्बाद हो गए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।